नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र का सामान्य अध्ययन में। और यह इस सीरीज़ का 9वां लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने पहले के 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया प्लेलिस्ट का, तो आप लोग जाइए चेक कीजिए। उसमें हम लोगों ने इतिहास का तीनों पाठ कर लिया, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास है। फिर हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की है, फिर हमने सामान्य भूगोल किया है, जैसे भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल था। फिर हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की है। अर्थव्यवस्था का 2 पार्ट है, आप लोग जाइए दोनों पार्ट देखिए। और अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले बस यही अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी तक पहुँच जाए। तो ये है इसका कंटेंट, देखिए। इसमें इतिहास हो गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, सामान्य भूगोल हो गया एवं भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। अब हम लोग सामान्य विज्ञान पे जाएंगे, जो कि 3 पार्ट में है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। तो हम लोग यहाँ एक-एक करके तीनों पार्ट देखेंगे। तो आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बार-बार देखिए, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। और एग्ज़ाम के टाइम में इसे जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अधिक आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाएगा। और अगर आप लोग के कोई दोस्त मित्र या परिवार में कोई होंगे जो बीपीएससी या इस तरह के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और आप लोग से भी यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो आप लोग तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ आ गया समान विज्ञान, जिसमें पहला सेक्शन है भौतिक विज्ञान का, मतलब फिजिक्स का। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना अधिक लोग तक ये पहुँचेगा उतना अधिक लोगों को यह लाभान्वित करेगा। और आप लोग को बस करना ये है कि इसे आप बार-बार देखें, जिससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाएगा और एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? तो यह है तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रम इकाई किसकी? तरंगदैर्घ्य की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। घड़ी में प्रयोग होने वाले घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, तो यह होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है ऊर्जा। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो ऊर्जा को माना जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है? तो वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वॉट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो यह तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर में। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर में दिखता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन वर्ग मीटर है। दाब की इकाई क्या है? तो यह न्यूटन वर्ग मीटर है। दाब का मात्रक है, तो इसका मात्रक ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो यह अदिश राशि दाब है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि? तो दाब अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो नहीं होता है किसका? विकृति का। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता? तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यह बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सही कथन चुनिए, तो बी ऑप्शन सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। 16वां प्रश्न। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है? तो यह घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह हो जाता है क्या? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव एवं गैसीय
अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरणें हैं क्या? तो कॉस्मिक किरणें हैं अवशेषित कण। कॉस्मिक किरणें अवशेषित कण हैं। अगला प्रश्न, 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जी शब्द होता है जनरेशन के लिए प्रयुक्त। 2G स्पेक्ट्रम के अक्षर जी शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह जनरेशन के लिए प्रयोग होता है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो यह आविष्कारक था रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन आविष्कारक था रडार का। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन मॉडल है। गॉड्स पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसोन है। सर सीवी रमन के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसे हुआ था? तो सन 1930 में। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1930 में। ये देखिए जितने भी अब तक भारत के लोगों को बहुत नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है किस विषय में किनको मिला है, कब मिला है। तो आप लोग चाहे तो इसे पेपर पेन रखकर अपने साथ इसे नोट भी कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यह की थी गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो यह क्या था? राइट ब्रदर्स ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना का? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना का? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 40 डिग्री सेल्सियस को का मान फ़ारेनहाइट स्केल में रखें तो इसका हो जाएगा 104 डिग्री। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, उससे आप लोग निकाल सकते हैं F = 9/5 C+32। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालना होगा तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू रखेंगे, अगर सेल्सियस निकालना होगा तो सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जो निकालना होगा उसके अपोजिट का वैल्यू रखेंगे तो निकल जाएगा। इसका 40 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस लिए? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। लोलक की कालावधि मतलब टाइम पीरियड होती है क्या? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कार्य अवधि या टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल होता है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल होता है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो सही सूत्र है A = V - U/T। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ज्ञात करने का होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। और त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो A = V - U/T। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो है आयतन सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन वेग और बल सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो आयतन नहीं है, बाकी विस्थापन वेग और बल सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह की जाती है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है क्या? तो यह 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितना? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितना? तो 10⁻⁻12 ग्राम। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल कितना होता है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लगा रहा बल, तो इसका बी ऑप्शन होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर के गेंद और एक लकड़ी के गेंद निर्वात मतलब वैक्यूम में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहा हो तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। मतलब वैक्यूम में अगर तीनों गिराया जाएगा तो तीनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेगा। फिर से पढ़ते हैं, यदि एक पंख, एक रबर का गेंद और एक लकड़ी का गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहा हो तो डी ऑप्शन, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। 39वां प्रश्न, वायु में ध्वनि तरंग होती है तो क्या होती है? अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग होती है क्या? अनुदैर्घ्य। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो यह ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो आप लोग देख लेंगे इसको। आइए 42वां प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध या सही ऑप्शन नहीं है। बाकी वोल्टमीटर विभंगता नापने के लिए सही है। एमीटर विद्युत धारा नापने के लिए सही है। पोटेशियोमीटर यह विद्युत वाहक बल्ब यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध यह गलत ऑप्शन है। टरबाइन एवं डायनामो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह करता है मैकेनिकल ऊर्जा को। टरबाइन या डायनामो में बिजली प्राप्त करने के में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यह है मैकेनिकल ऊर्जा को। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च होगा कितना? तो 1 इकाई होगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना? तो 1 इकाई मतलब 1 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ यूनिट कैसे निकाला जाता है। तो 100 वाट गुने घंटा बराबर हो जाता है यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 4.70 किलो ओम। फिर से देखते हैं ऑप्शन। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 4.70 किलो ओम। यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला दिया हुआ है पूरा। आर इक्व यहाँ प्रतिरोध हो जाता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। या देखिए आप वीडियोस पॉज करके यहाँ पे आप इसको पेन पेपर से बना भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो क्या अपघट्य होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। डायनमो क्या है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर क्या है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह एमीटर से नापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह नापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो यह एमीटर से नापी जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो यह एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकल दूरी क्या होगी? तो यह हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता डी से डायोप्टर से नापी जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग इसे चाहे तो बना सकते हैं पेपर पेन से लेकर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो यह उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो यह किया जाता है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तो यह तंतु को गर्म करके पैदा किया जा सकता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? तो यह मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यह होता है यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यह यूरेनियम उपयोग होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह बना होता है टिन और शीशे की एक मिश्रित धातु से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस धातु का बना होता है? तो यह टिन एवं शीशे की एक मिश्रित धातु का बना होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह कुचालक है पारा का। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो यह पारा है। अतिचालक का लक्षण है, क्या लक्षण है? तो शुष्क पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शुष्क पारगम्यता है। यह इसका डिस्क्रिप्शन है, अगर चाहे तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है?
तो यह घट जाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घट जाता है, रेजिस्टेंस उसका घट जाता है अगर आप किसी सेमीकंडक्टर को गर्म कीजिएगा तो। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छू ले तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि डी ऑप्शन हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन कौन सा, यह देखते हैं। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है, यह बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह बिल्कुल गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गलत है। फिर से देखते हैं। कपास गर्मी में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है, यह बिल्कुल सही है। सीढ़ी बनाने के लिए कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए की जाती है, यह बिल्कुल सही है। आइए 67वां प्रश्न देखते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं तरंग दैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं तरंग दैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती या बदलता है, तो यह होता है क्या, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है, तो यह नहीं बदलती कौन, आवृत्ति। बाकी वेग, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक बदल जाती है। आइए 69वां प्रश्न। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है, तो यह बनता है उत्तल लेंस से। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है, तो यह बनता है उत्तल लेंस से। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार कौन सा है, तो यह है अवतल लेंस, अवतल दर्पण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है कितना, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है कितना, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देखिए ध्वनि का वेग अलग अलग वस्तुओं में और अलग अलग टेम्परेचर में दिया हुआ है। तो सबसे कम होता है शुष्क वायु में 332 और सबसे ज़्यादा होता है कांच यानी फिंट में, जो कि 25 डिग्री तापमान पे होता है 3980। सॉरी, सबसे तेज होता है एल्युमिनियम में 6420 होता है एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा, फिर होता है स्टील में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, क्या होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है कैसे, तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां प्रश्न। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, समझाता है प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है
तो यह है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका फॉर्मूला पीछे हम बताए थे, यहाँ पे भी देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ F=9/5 C+32। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यह फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा, तो जलस्तर नहीं बदलेगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब जलस्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो यह है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो यह पृष्ठ तनाव है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें होती है, तो शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है, तो यह शहद की होती है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है श्यानता किसकी कितनी होती है, तो शहद की 200 होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे पैदा होती है, तो यह पैदा होती है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी पैदा होती है, तो यह चंद्रमा से पैदा होती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसका बी ऑप्शन होगा उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। आइए अगला प्रश्न 83 नंबर देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है सूर्य से। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे, नाभिकीय संलयन द्वारा निर्माण होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्षा दीर्घतम होती है कब, तो प्लूटो पर। वर्षा दीर्घतम होती है कब, तो प्लूटो पर। अच्छा वर्ष। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है कितना होता है, तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है कितना, तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, तो 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ है और इसका आंसर होता है 8 मिनट 19 सेकेंड, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो यह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी बेसिक है, सी है और फोर्टेन है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो यह होती है टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो टंगस्टन प्रयोग होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो यह होती है जर्मेनियम। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में टंगस्टन में प्रयोग होती है, तो यह जर्मेनियम धातु है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन कौन से अवयव है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प देखते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो यह गलत ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, यह बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एवं तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या होती है, यह बिल्कुल सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में प्रयोग होता है, यह बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गलत है। फिर से देखते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती है, गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होती है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या होती है, बिल्कुल सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होता है, यह बिल्कुल सही है। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो यह भंडार है कौन, तो सौर ऊर्जा।
निम्नलिखित में तो कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो यह है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किससे सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है अभिनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। 99 नंबर प्रश्न, वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? तो यह नहीं होता है रेडॉन, बाकी हीलियम, नियॉन और आर्गन होता है। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? तो रेडॉन नहीं होता है, बाकी हीलियम, नियॉन और आर्गन मौजूद होता है वायु में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली की खपत का बिल किससे मापने पर आधारित होता है? तो यह होता है ये ऑप्शन केवल एक यानी वाट पर। बिजली खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पर आधारित होता है। 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इनसैट 2 कब छोड़ा गया था? तो यह छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। इनसैट 2 कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को यह छोड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स खत्म होता है, अब शुरू होगा रसायन विज्ञान, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो आपको बोरिंग फील हो, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो में सारे सेक्शन को ला रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने पहले के 7 वीडियो 8 वीडियो नहीं देखे तो लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए उसे देखिए। और अगर आप लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज़ भी नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीपीएससी की तैयारी करें, ताकि उन्हें इस चीज़ से लाभान्वित हो सके। और अगर आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।